नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशिकांत पंडित और आपका स्वागत है मूनस्टोन क्लासेस में। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 9 की साइंस की चैप्टर नंबर 7 दैट इज मोशन। और ये फिजिक्स की क्लास 9 के लिए ये चैप्टर 1 होती है। ठीक है, तो फिजिक्स की पहली चैप्टर है और टोटल साइंस की 7th चैप्टर है। ये चैप्टर थोड़ी सी बड़ी है क्योंकि इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो बेसिक कंसेप्ट है फिजिक्स के वो आपको समझ आएंगे। इसीलिए इसको हम लोग दो अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। यह जो वीडियो आप देख रहे हैं वो पार्ट 1 है। सेकंड पार्ट भी वो भी जल्द आ जाएगा। उसका जो लिंक होगा वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स साथ ही साथ पिन कमेंट में सब कुछ मिल जाएगा, आपको वहां से देख सकते हैं। और एक पार्ट मैं लाऊंगा, वो होगा थर्ड पार्ट, जिसमें मैं इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर है और बेसिकली जितने न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि क्लास 9 से जो फिजिक्स होती है या केमिस्ट्री होती है वो बहुत ज़्यादा थियोरेटिकल के साथ साथ न्यूमेरिकल बेस्ड हो जाती है। तो आपको न्यूमेरिकल प्रैक्टिस होना, अलग अलग सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम क्या है? मोशन। ठीक है, तो हम मोशन का अगर लिटरल मीनिंग कहा जाए तो कोई भी चीज जो मूव कर रहा हो, ठीक है, चाहे वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, उसको हम लोग मोशन कहते हैं। तो दो बेसिक कंसेप्ट आपने जूनियर क्लासेस में पढ़ा होगा, रेस्ट एंड मोशन। ठीक है, तो रेस्ट क्या होता है? वैसा ऑब्जेक्ट जो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है अपने टाइम के कंपैरिजन में। ठीक है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा, जैसे कि एक पेड़ है ना। तो वो पेड़ जो है वो तो स्टैटिक है, वो अपना पोजीशन चेंज नहीं करता है। क्या वो एक दिन में, 2 दिन में, 10 साल में क्या चेंज करता है? नहीं, वो अपना पोजीशन स्टैटिक रखता है। लेकिन कोई भी अगर आप मान लेते हैं, डॉग मान लेते हैं या कैट मान लेते हैं या ह्यूमन बींग कुछ भी होता है, ये क्या होता है? ये कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं, है ना। तो इसमें मोशन में क्या हो रहा है कि दे आर चेंजिंग देयर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो उसको हम लोग बेसिकली मोशन कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक कंसेप्ट तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें रेस्ट के बारे में बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ेंगे, हम लोग जस्ट मोशन पढ़ेंगे। तो इफ द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंजेस विथ टाइम, ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट अपना पोजीशन या लोकेशन चेंज कर रहा है विद द टाइम, वैसे को हम लोग कहते हैं कि वैसे ऑब्जेक्ट मोशन में है। ठीक है, तो इसके लिए क्या चाहिए? हमें दो पॉइंट याद रखना है। एक तो रेफरेंस पॉइंट होना जरूरी है ना। रेफरेंस पॉइंट, जैसे अगर आपको पूछा जाए कि आपका स्कूल कहाँ है, तो आप एक लैंडमार्क एरिया बताएंगे, है ना, कि आपका स्कूल एक हॉस्पिटल के सामने है या फिर एक शॉपिंग मॉल के सामने है। तो वो लैंडमार्क एरिया जो है उसी को रेफरेंस पॉइंट बेसिकली कहा जाता है। फिर एक होता है ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन मतलब जहाँ से शुरुआत हो रहा है। मतलब अगर आपको स्कूल जाना है तो आपका ओरिजिन क्या होगा? ऑब्वियसली आपका घर होगा, है ना। तो आपके घर से किस तरह से आप जाते हैं स्कूल तक, तो उस जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको हम लोग ओरिजिन कहते हैं। तो ये दो बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए कि रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, ओरिजिन क्या होता है। ठीक है, तो जब भी विद द रेस्पेक्ट टू टाइम अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपना ओरिजिन से सर्टेन पोजीशन मूव करता है, लोकेशन चेंज करता है, तो उसको ही हम लोग मोशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग कैसे मान लें कि हवा चल रहा है, विंड इज ब्लोइंग, तो देखते होंगे कि आपके आसपास के जो पेड़ होते हैं उनके जो पत्ते होते हैं वो हिलने लगते हैं। जो जब भी आंधी वांधी या तेज हवाएं चलने लगती है तो जो डस्ट होते हैं, मिट्टी के जो रास्ते होते हैं या मिट्टियां होती है वो उड़ने लगती है, डस्ट पार्टिकल्स उड़ने लगते हैं। तो इससे हमें थोड़ा बहुत आभास हो जाता है कि हाँ, हवा चल रही है ना। तो उसी तरह से हम लोग कैसे कर सकते हैं कि एन ऑब्जेक्ट में अपियर टू बी मूविंग फॉर वन पर्सन एंड स्टेशनरी फॉर अदर। इस क्वेश्चन को ऐसे दिया जा सकता है, क्वेश्चन फॉर्म में भी दिया जा सकता है जस्टिफाई करने के लिए कि एक ऑब्जेक्ट जो है किसी एक इंसान को लग सकता है कि वो स्टेशनरी है, या फिर किसी को लग सकता है कि वो अपियर टू मूविंग है, मतलब वो रेस्ट में भी वो कह सकते हैं। तो जस्टिफाई, इसको हम लोग दो अलग अलग एग्जाम्पल केसेस के थ्रू एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला केस ले लेते हैं जिसमें आप एक, मान लो एक रास्ते से जा रहे हैं और आप बस में बैठे हुए हैं। ठीक है, तो बस जो है वो मोशन में है और आसपास में रोड के किनारे पेड़ होते हैं। पेड़ जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है, लेकिन बस जो है वो मोशन में है। तो ऐसा फील होगा कि
मान लो इस पेड़ को आप क्रॉस कर रहे हैं, पहला आपको ओरिजिन पॉइंट ये है और इसको इस रास्ते से जा रहे हैं और आपका बस यहाँ पर आ चुका है। जब आप इस पेड़ को क्रॉस करेंगे तो ऐसा लगेगा कि पेड़ जो है वो पीछे चला गया है ना, ऐसा फील होता है। या ट्रेन में अगर आप सफर कर रहे हैं या कार में किसी में भी अगर कर रहे हैं तो देखते होंगे कि जो भी स्टैटिक चीजें हैं, जरूरी नहीं है पेड़, कोई अगर इंसान खड़ा भी है अपने रेस्ट पोजीशन पे तो भी हमें ऐसा फील होता है कि वो इंसान या वो ऑब्जेक्ट जो है वो पीछे जा रहा है। ठीक है, तो ये पहला केस है, ये अपीयर टू बी मूविंग, जबकि ये मूव तो नहीं कर रहा है, ये स्टैटिक है। फिर सेकंड केस देख लेते हैं, जब आप एक बस में जा रहे हैं, ठीक है, और फिर सेकंड केस में भी वही चीज है कि अगर मान लेते हैं आप यहाँ पर खड़े हैं, रास्ते पे खड़े हैं और आप अपने दोस्त को देख रहे हैं कि वो बस में ट्रैवल कर रहा है, ठीक है, बस में जा रहा है। तो बस में तो क्या है, वो सीट पे बैठा हुआ है, मतलब वो रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन क्योंकि बस जो है एज अ होल बस जो है वो मोशन में है, ठीक है, तो हमें ऐसा फील होगा कि जो बस के साथ साथ जो इंसान उस बस में बैठा है वो भी मोशन में है, जबकि वो तो रेस्ट पोजीशन पे है। बस सिर्फ मूव कर रहा है, वो पोजीशन नहीं मूव कर रहा है। ऐसा आपने रेलवे के प्लेटफॉर्म पे भी देखा होंगे कि अगर आप रेलवे के प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए और अंदर के पैसेंजर्स को देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि वो भी मूव कर रहे हैं, है ना। तो जो मोशन है वो बहुत ज़्यादा, ऐसे सुनने में डेफिनेशन में तो बहुत ज़्यादा इजी लगता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि मोशन जो है वो काफ़ी, मोस्ट मोशंस जो होते हैं वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। कुछ जूनियर क्लासेस में आपने पढ़े होंगे कि कुछ मोशंस जो स्ट्रेट लाइन में होता है, ठीक है, सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मोशन होती है, उसको हम लोग रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। कुछ होता है मोशन जो सर्कुलर पाथ में होता है, ठीक है, आपने मेले वेले में देखे होंगे, जो मौत का कुआं एक करके एक गेम होता है जिसमें अंदर में गाड़ी या फोर व्हीलर टू व्हीलर्स चलाए जाते हैं एक पटरी पे, है ना, तो वहां पर क्या है, वो सर्कुलर मोशन होता है, ठीक है, तो उसको सर्कुलेटरी मोशन कहते हैं। कुछ मोशंस वैसे भी होते हैं जिसमें टू एंड फ्रो होता है, मतलब वाइब्रेट होती है, जैसे स्विंगिंग मशीन हो गया, या फिर आपका क्लॉक का पेंडुलम हो गया, वो टू एंड फ्रो लेफ्ट एंड राइट वो मूव करता है। स्विंगिंग मशीन में क्या होता है, मोशन जो होता है वो अप एंड डाउन होता है, ठीक है, तो उस टाइप ऑफ मोशन को मेनली ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। तो ये सारी बेसिक चीजें आपने कभी ना कभी सिक्स सेवन्थ में पढ़ा ही होगा, सिक्स सेवन्थ एट्थ में, है ना, तो उसको भी रिवाइज जरूर कर लीजिएगा कि टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं, रेक्टिलिनियर मोशन, सर्कुलेटरी मोशन, ऑसिलेटरी मोशन, है ना। तो जो हम लोग जितना भी मोशन हम लोग डेली लाइफ में देखते हैं वो बेसिकली ये सारे मोशंस का एक मिश्रण है, ठीक है, इन्वॉल्विंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल ऑफ दिस। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही होता है। मान लेते हैं आप अगर स्कूल भी जा रहे हैं रोड, तो हमेशा रोड क्या स्ट्रेट मिलेगा, जरूरी नहीं है ना, कुछ कर्व्ड पार्ट भी मिल सकते हैं, है ना, कुछ आपको रोटेटरी में घूमना भी पड़ सकता है, सर्कुलर टर्न भी लेना पड़ सकता है ना, रिंग रोड जैसे आता है। तो जितने भी मोशंस होते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में बेसिकली वो सारे कॉम्प्लेक्स होते हैं और बहुत सारे कॉम्बिनेशंस में होते हैं। तो ये तो बेसिक थियोरेटिकल पार्ट्स हो गया। अब हम लोग धीरे धीरे करके और भी मोशंस को धीरे धीरे खोलेंगे और क्लास नाइन्थ में बेसिकली हम लोग स्ट्रेट लाइन वाले ही चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा एम्फोसिस सर्कुलर मोशन या और भी मोशंस को नहीं दी गई है, वो आप हायर क्लास के यानी 11 ट्वेल्थ के फिजिक्स में पढ़ेंगे। मेनली हम लोग क्लास नाइन्थ में मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन यानी रेक्टिलिनियर मोशंस के बारे में पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट आ जाता है वो है डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस होता क्या है। आपने मैथ्स में जरूर न्यूमेरिकल किए होंगे, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम के, है ना। तो डिस्टेंस मीन्स व्हाट, द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज डिस्क्राइब्ड एज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एंड पॉइंट्स। मान लेते हैं कि ये आपका ओरिजिन पॉइंट है, आपको जाना है, ओरिजिन पॉइंट को मान लेते हैं ओ, एंड ये है हमारा एंड पॉइंट, ठीक है। तो आप यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस हुआ, ठीक है, ओ ए जो डिस्टेंस हुआ वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। अब ये क्या है, दो पॉइंट है। अब दो पॉइंट में क्या होगा, जरूरी नहीं है कि हम लोग सिर्फ यही एक रास्ता हो। मान लेते हैं हम ऐसे भी जा सकते हैं या फिर हम लोग ऐसे भी जा सकते हैं। मान लीजिए हम ऐसे करके वापस ऊपर गए फिर नीचे गए, ऐसे करके भी जा सकते हैं। तो डिस्टेंस जो है वो काफी ज्यादा अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अगर के ये बहुत हम लोग जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंस पढ़ेंगे तो वहां पर भी मैं समझाऊंगा। तो बेसिकली डिस्टेंस पता है कि
दो एंड पॉइंट के बीच में, दो एक ओरिजिन और एंड पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस कवर होती है ना। तो डिस्टेंस जो है वो बेसिकली एक न्यूमेरिकल क्वांटिटी है, इसकी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होती है, इसका कोई इसमें डिस्टेंस के थ्रू हम लोग डायरेक्शन पता नहीं कर सकते, सिर्फ हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू पता चल सकती है कि हाँ, जो ओ से लेकर ए का डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 60 मीटर है, बस हमें यही पता चल रहा है। ओ से लेकर जो सी का डिस्टेंस है वो मान लेते हैं 25 सेंटीमीटर है, ओ से लेकर बी का जो डिस्टेंस है वो 35 मीटर है, बस हमें ये पता चल रहा है, हमें ये नहीं पता चल रहा कि नॉर्थ में जा रहा है, साउथ में जा रहा है, ईस्ट में जा रहा है। इसीलिए डिस्टेंस को बोला जाता है स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी। तो फिजिक्स में थ्री टाइप्स ऑफ मेनली क्वांटिटीज के बारे में, फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में पढ़ते हैं, एक स्केलर, एक वेक्टर, और एक होता है टेंसर क्वांटिटीज। तो टेंसर वो आप क्लास 11 ट्वेल्थ में पढ़ेंगे, स्केलर एंड वेक्टर थोड़ा सा बेसिक चीज है। तो स्केलर क्वांटिटीज उन्हें कहते हैं जो वैसे जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड पता चलता है, डायरेक्शन से कोई लेन देन नहीं होता, डायरेक्शन का कुछ पता नहीं चलता। ठीक है, और वेक्टर उसे कहेंगे जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ यानी न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी पता चलता है। ठीक है, तो सो डिस्टेंस इज व्हाट है, डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये पता चल गया। तो डिस्टेंस देख सकते हैं कि ओ से लेकर ए सी बी आपका डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए कोई एक पर्सन है, ठीक है, सबसे पहले वो डिस्टेंस अगर कैलकुलेट करने दिया गया, मान लेते हैं कि एक पर्सन है, ये ओ से स्टार्ट करता है, वो बी तक जाता है, ठीक है, फिर बी से वो वापस सी तक आता है, फिर सी से लेकर वो वापस ए तक जाता है, तो फाइंड द टोटल डिस्टेंस। तो ये बहुत बेसिक सा सवाल है, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, तो देख सकते हैं कि जीरो से पहले वो ओ से लेकर बी गया यानी 35 मीटर गया, फिर वो बी से लेकर सी गया, 35 माइनस 25 दैट इज 10 हो गया, फिर अगेन वो सी से लेकर ए तक गया, है ना, तो 25 से लेकर वो 60 तक गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया 35, तो 35 35 70, 70 प्लस 10 दैट इज 80 मीटर्स। तो देख सकते हैं कि डिस्टेंस कैसे हो सकता है चेंज। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया। अब दूसरा जो कंसेप्ट है वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बहुत लगेगा सेम ही जो चीज है, यार क्या अंतर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में, बट डिस्प्लेसमेंट क्या है, तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जैसे कि इस केस में क्या हो रहा था, मैं थोड़ा इरेज कर देता हूं। तो देख सकते हैं कि हम लोग ने अभी जब हम लोग कर रहे थे तो मान लेते ओ से बी गया, फिर बी से लेकर सी आया, फिर सी से लेकर वो ए तक गया, तो हमारा डिस्टेंस जो आ रहा था वो आ रहा था 80 मीटर्स। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन, है ना। तो वो डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन पर। तो इनिशियल पोजीशन क्या है, ओ पॉइंट है, एंड फाइनल पोजीशन क्या है, ए पॉइंट है। तो इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो जस्ट ये स्ट्रेट लाइन ही तो सबसे शॉर्टेस्ट होगा ना। तो मतलब ये जो 60 है ना, तो ये 60, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट विल बी 60 मीटर्स। तो देख सकते हैं कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही अलग अलग वैल्यू हो सकती है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो सबसे शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। सो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट डिपेंड अपॉन द डायरेक्शन। डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड तो पता चलता ही है, साथ ही साथ में डायरेक्शन भी पता चलता है, इसीलिए हम लोग डिस्प्लेसमेंट को वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग इस तरह से नोट कर सकते हैं, डेल्टा एक्स। ठीक है, डेल्टा एक्स मतलब एक्स इनिशियल माइनस, सॉरी एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। ठीक है, तो जो फाइनल पोजीशन था, ठीक है, माइनस इनिशियल पोजीशन, हमें टोटल डिस्प्लेसमेंट पता चल जाएगा। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब ये तीनों ही केसेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, लेकिन डिस्टेंस जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, ना ही जीरो होगा। ठीक है, हाँ जीरो हो सकता है अगर वो अपना रेस्ट पोजीशन को छोड़ ही नहीं रहा,
लेकिन हमेशा ही मैक्सिमम केस में देखा गया कि डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हैं। अब हम लोग देखते हैं जब जीरो डिस्प्लेसमेंट कब होगा। ठीक है, मान लेते हैं ये एक रेक्टेंगुलर पाथ है। ठीक है, तो एक पर्सन है जो ए से स्टार्ट करता है और वो बी पे जाता है, फिर बी से सी जाता है, सी से डी जाता है और डी से वापस ए पे आ जाता है। तो आपको फाइंड आउट करना है कि इस पर्सन का इस पर्सन ने कितना डिस्टेंस कवर किया और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या रही है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो बेसिकली जस्ट वो पेरीमीटर हो जाएगा, है ना। तो 5 + 5 10, 10 + 3 + 3 दैट इज 16 मीटर हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, फ्रॉम ए पोजीशन टू अगेन गोइंग बैक टू ए, तो 16 मीटर हो गया। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट हम लोग ने पढ़ा डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल। आप देख सकते हैं कि एक्स फाइनल और एक्स इनिशियल दोनों ही सेम है क्योंकि दोनों ही पॉइंट ए है। ठीक है, तो एक्स फाइनल इज इक्वल टू एक्स इनिशियल, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वो हो गया जीरो। तो देख सकते हैं कि इस केस में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो जीरो हो गया। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा ही इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि एक सर्कुलर मोशन में आपका मोशन आप मूव कर रहे हैं, आप यहाँ से मूव कर रहे हैं और अगेन यही आपका स्टार्टिंग पॉइंट है और यही आपका एंडिंग पॉइंट है। तब आपका डिस्टेंस डिस्टेंस तो होगा, उसका सरकमफेरेंस होगा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो जीरो हो जाएगा क्योंकि एंड पॉइंट और जो स्टार्टिंग पॉइंट है दोनों ही सेम है। जब ऐसा केस होगा तो आंख मूंद करके डिस्प्लेसमेंट को जीरो कर दीजिएगा। फिर नेगेटिव एंड पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट कब होता है, तो ये भी देख लीजिए। तो देख सकते हैं कि जब पर्सन जो है डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑफ ऑब्जेक्ट बी, ठीक है, तो वो क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है। ठीक है, वो पहले 12 से लेकर वो 7 तक गया। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, नेगेटिव साइन आ जा रहा है क्योंकि इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। देख सकते हैं कि बी के केस में क्या हो रहा है, इनिशियल जो है एक्स इनिशियल जो है वो 12 है। ठीक है, और एक्स फाइनल पोजीशन जो है वो 7 है। तो हम लोग ने पढ़ा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, तो 7 - 12 दैट इज -5। और ये जो माइनस साइन है यही इंडिकेट करता है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो नेगेटिव होता है। लेकिन ए के केस में देखेंगे तो ए के केस में डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव आएगा। कैसे, तो उसमें एक्स इनिशियल क्या है, तो एक्स इनिशियल है 0 और एक्स फाइनल क्या है, तो एक्स फाइनल है 7। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल दैट इज 7 - 0 दैट इज 7 आ गया। ठीक है, तो इस केस में डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, पॉजिटिव। तो डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो तीनों ही हो सकता है, लेकिन डिस्टेंस में ऐसा कुछ नहीं होता। तो अब हम लोग देख रहे थे कि बेसिक डिफरेंस क्या है बिटवीन डिफरेंट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या होगा, तो डिस्टेंस प्रोवाइड द कंप्लीट डिटेल ऑफ द पाथ टेकन बाय द ऑब्जेक्ट। ये कंप्लीट पाथ बताता है, मतलब आप जीरो से लेकर कोई भी पोजीशन पर जाएंगे, मान लो ये पोजीशन, तो वो इस तरह से भी मूव कर सकता है, इस तरफ से भी मूव कर सकता है, वो कंप्लीट पाथ बताता है। या फिर वो जिगजैग जिगजैग वे में भी जा सकता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो जस्ट इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखेगा। आप किस भी वे में जाइए उसको फर्क नहीं पड़ता, वो जस्ट इनिशियल और फाइनल पोजीशन को ही देखेगा। वो पाथ इंडिपेंडेंट होता है। डिस्टेंस क्या हो गया, वो पाथ डिपेंडेंट है, वो पाथ पे डिपेंड करता है। लेकिन ये हो गया डिस्प्लेसमेंट जो हो गया वो इंडिपेंडेंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये बार बार बता रहा हूँ मैं। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकता है। डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन भी शो हो रहा है। ठीक है, फिर द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स मे नॉट बी यूनिक, है ना। तो देख सकते हैं मे नॉट बी यूनिक मतलब क्या, वही पे बोल रहा हूँ कि अगर इनिशियल और फाइनल पोजीशन तो सेम है किंतु डिस्टेंस जो है वो अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो वो यूनिक नहीं होगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो यूनिक होगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यही शॉर्टेस्ट, ये जो स्ट्रेट लाइन है यही शॉर्टेस्ट होगा। अगर आप ये और ये इनिशियल और फाइनल पोजीशन है तो क्या ये शॉर्टेस्ट होगा, नहीं होगा, क्योंकि ये वाला जो होगा ये शॉर्टेस्ट होगा। ठीक है, तो ये बेसिक जो है डिफरेंसेस पता होना चाहिए।
अब हम लोग मोशंस पढ़ लेंगे कि मोशंस किस तरह से होते हैं, अलग अलग मोशंस वो भी देख लेंगे। तो बेसिकली दो ही टाइप्स के मोशन होते हैं, एक हो यूनिफॉर्म, एक नॉन यूनिफॉर्म। तो बहुत आसान है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट ट्रैवल करता है इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, वैसे ऑब्जेक्ट को कहा जाता है कि वो ऑब्जेक्ट जो है वो यूनिफॉर्म मोशन में है। ठीक है, तो आप इस ग्राफ से देख सकते हैं कि यहाँ पर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम दिया गया है, 9 बजे 9:30 से लेकर हर 15-15 मिनट का इंटरवल दिया गया। तो ऑब्जेक्ट कितना ट्रैवल करता है, तो ऑब्जेक्ट ए और ऑब्जेक्ट बी देख सकते हैं कि हर 15 मिनट में ऑब्जेक्ट ए क्या है, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, 40 मीटर, 50 मीटर ये तय कर रहा है। लेकिन जो ऑब्जेक्ट बी है वो देख सकते हैं कभी 12 कर रहा है, कभी 19 कर रहा है, कभी 29 कर रहा है, कभी 23 कर रहा है, 35 कर रहा है, 37, ये अलग अलग हो रहा है। तो वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वो अनइक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट ए है उसका मोशन किस तरह से, वो यूनिफॉर्म मोशन है, और ऑब्जेक्ट बी का मोशन किस तरह से है, तो वो नॉन यूनिफॉर्म है। तो कुछ टाइम बाद में, थोड़ी देर में हम लोग ग्राफिकली भी समझेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ किस तरह से होता है। ठीक है, तो ये स्ट्रेट लाइन में मेनली बनता है, नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन नहीं बनता, स्ट्रेट लाइन के अलावा कुछ भी वो बन सकता है। ठीक है, तो ये पता हो गया। अब हम लोग अब हम लोग बहुत अच्छा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे, वो है मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन। ठीक है, तो मेजर करना है रेट ऑफ मोशन, मोशन जो हो रहा है वो किस रेट पे हो रहा है। तो आप ये ऐसे साइन बोर्ड्स बहुत जगह ट्रैफिक लाइट्स वगैरह में, रोड के किनारे ऐसे देखते होंगे कि लिखा होता है कि स्पीड लिमिट इतना होता है ना। या फिर अभी आईपीएल का सीजन चल रहा है तो उसमें आपको ग्राफिकल वे में दिखा शो किया जाता है कि किस बॉलर के कितना स्पीड है, हर बॉलर का कितना टॉप स्पीड है, एवरेज स्पीड कितना होता है ना। तो वो सब हमें पता चलता है कि कौन सा बॉल कितने स्पीड में आया, है ना। तो वो सब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ऑब्जेक्ट पर यूनिट टाइम। ये तो पता ही होगा कि स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, अब इसका ऐसा यूनिट पूछा जा सकता है, तो ऐसे यूनिट क्या होगा, तो डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होता है मीटर, एंड टाइम का होता है सेकंड। तो ऐसा यूनिट क्या बन गया स्पीड का, तो स्पीड का ऐसा यूनिट बन गया मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो मीटर पर सेकंड बहुत बार क्या होता है कि आपको जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में भी दिया रहता है। तो आपको किस तरह से कन्वर्शन करना है वो देख सकते हैं। कन्वर्शन मैं बहुत आसान सा बता देता हूँ। अगर क्वेश्चन में दिया गया है किलोमीटर पर आवर और आपको आंसर निकालना है ऐसा यूनिट में यानी मीटर पर सेकंड में, तो जस्ट आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना 5/18 में। ठीक है, तो मान लेते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर आपको आंसर आया है, लेकिन आपको आंसर निकालना है मीटर पर सेकंड में निकालना है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें पता है कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर, है ना। और 1 आवर में कितना सेकंड होता है, तो 60 × 60 दैट इज 3600। तो दो जीरो दो जीरो कट गया, इधर में 2 से डिवाइड होगा, ये 2 से डिवाइड होगा, तो बचेगा क्या, 5/18। वही मैं कह रहा हूँ कि 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 18 कैंसिल, बचा क्या, 5 मीटर पर सेकेंड। तो देख सकते हैं कि 18 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड। तो दोनों ही इक्वल है। ठीक है, तो ऐसा यूनिट में निकालना पड़े तो ऑब्वियसली जब भी मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा उसमें तो बताऊंगा ही कि मीटर और इसको कन्वर्ट किस तरह से किया जाता है। ठीक है, तो इतना आपको पता होना चाहिए। तो इस फॉर्मूला से जो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, हम लोग अगर हमें कोई भी दो चीज दिया रहेगा तो हम लोग बाकी का एक चीज हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो उसी तरह से डिस्टेंस क्या होता है, तो डिस्टेंस विल बी स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, तो स्पीड इनटू टाइम, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा डिस्टेंस का, स्पीड का हम लोग ने पढ़ा मीटर पर सेकंड, और टाइम का होता है सेकंड, तो सेकंड सेकंड कैंसल, तो डिस्टेंस क्या होता है मीटर में आएगा। उसी तरह से टाइम का क्या हो जाएगा ऐसा यूनिट, ऑब्वियसली ये तो सेकंड ही रहेगा, और स्पीड का पता ही चल गया कि मीटर पर सेकंड। तो ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, इसमें याद करने का कुछ नहीं है, जस्ट बेसिक चीज पता होना चाहिए। फिर अब हम लोग पढ़ते हैं कि ये तो हम लोग ने पढ़ा कि जब मोशन जो है वो यूनिफॉर्म जा रहा है, यूनिफॉर्म मोशन में हम लोग स्पीड आराम से हम लोग डिस्टेंस बाई टाइम कर सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इक्वल इंटरवल ऑफ
टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है। लेकिन जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है उस केस में हम लोग एवरेज स्पीड पकड़ते हैं। ठीक है, इफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नॉन यूनिफॉर्म देन वी कैलकुलेट द एवरेज स्पीड टू सिग्निफाई द रेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है, मैथमेटिकल फॉर्मूला, वो बहुत अरिथमेटिक मीन ही है बेसिकली, कि टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं कि इफ एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स 10 मीटर इन 3 सेकंड एंड 12 मीटर इन 7 सेकंड, देन इट्स एवरेज स्पीड क्या हो जाएगा? तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया? 10 मीटर प्लस 12 दैट इज 22 हो गया। और टोटल टाइम क्या हो गया? तो 3 प्लस 7 दैट इज 10 हो गया। तो वो एवरेज स्पीड कितना है? 2.2 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये भी इसी तरह से निकलेगा। तो एवरेज स्पीड किस केस में होता है? तो जब मोशन जो हो गया वो नॉन यूनिफॉर्म काइंड ऑफ मोशन है उस केस में हो रहा है। ठीक है, तो ये एवरेज स्पीड का भी कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब स्पीड तो पता चल गया, लेकिन अगर स्पीड के साथ में डायरेक्शन भी आ जाए, ठीक है, तो हम लोग क्या कह सकते हैं कि स्पीड क्या है? स्पीड स्केलर है या वेक्टर है? तो स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें जस्ट हमें मैग्नीट्यूड पता चला था, जैसे कि 2.2 मीटर पर सेकेंड, ये हमें मैग्नीट्यूड पता है, न्यूमेरिकल वैल्यू पता चला, लेकिन ये नहीं पता चला किस डायरेक्शन में है। लेकिन अगर हमें स्पीड के साथ साथ डायरेक्शन पता चल जाए तो हम उसको क्या कहेंगे? ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो वो वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वो वेक्टर क्वांटिटी है वेलोसिटी। ठीक है, तो टू डिस्क्राइब द रेट ऑफ मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन वी यूज द टर्म वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी क्या है? तो वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन। ठीक है, तो सबसे आसान तो यही है कि स्पीड के साथ साथ अगर डायरेक्शन भी है तो हम उसको वेलोसिटी कहेंगे। तो इसका जो ऐसा यूनिट होता है वो स्पीड के जैसे ही होता है। ठीक है, लेकिन इसका जो फॉर्मूला है हम लोग ने पढ़ा, स्पीड का क्या है? वो होता है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। लेकिन यहाँ पर वेलोसिटी जो होता है वो होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्पीड जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, स्पीड तो पॉजिटिव ही निकलेगा। लेकिन डिस्प्लेसमेंट में जो है वो जीरो भी हो सकता है, नेगेटिव, पॉजिटिव, कुछ भी हो सकता है। तो वेलोसिटी जो है वो कुछ भी हो सकता है। तो नेगेटिव साइन क्या होता है? वो बेसिकली रिटार्डिंग वेलोसिटी बताता है। पॉजिटिव वेलोसिटी मतलब वो इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है, वो भी हम लोग ग्राफ के थ्रू समझेंगे। ठीक है, तो वेलोसिटी का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है वो है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और डिस्टेंस में क्या था? सॉरी, स्पीड में क्या था? वो था डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये डिफरेंस है। इसीलिए ऐसा यूनिट जो है मीटर पर सेकेंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट मीटर ही होता है। ठीक है, क्योंकि वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी यूनिफॉर्म और वेरिएबल। इट कैन चेंज बाय चेंजिंग द ऑब्जेक्ट स्पीड्स, डायरेक्शन ऑफ मोशन और बोथ। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी हम लोग कैसे निकालते हैं? तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो होता है यूनिफॉर्म मोशन के केस में। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है? वो जस्ट अरिथमेटिक मीन है। ठीक है, तो वो होता है एवरेज वेलोसिटी। हम लोग मैथमेटिकली इस तरह से लिख सकते हैं, वी ए वी जो होता है, ए वी मतलब एवरेज हो गया। ठीक है, तो वेलोसिटी एवरेज जो है वो होता है इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो एवरेज स्पीड उसमें टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, यहाँ पे क्या हो रहा है? तो इनिशियल प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, ये जस्ट अरिथमेटिक मीन हो जाता है एक तरह से। लेकिन एवरेज वेलोसिटी इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, जब नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है तब हम लोग कहते हैं टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी जो है वो नॉन यूनिफॉर्म के मोशन के केस में क्या होगा? टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये सारे कंसेप्ट्स। ये अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा से इस वीडियो को देखिए। फिर भी नहीं समझ आए तो आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व करने की कोशिश पूरी तरह से करेंगे। ठीक है, और जब आप न्यूमेरिकल करेंगे ना तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि थियोरेटिकल पढ़ते हैं तो उतना ज़्यादा क्लैरिटी नहीं आता है, लेकिन आप न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आते जाएगी। तो ये हो गया एवरेज वेलोसिटी फॉर द केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, फॉर द नॉन यूनिफॉर्म मोशन। और हम लोग एक और भी पढ़ लेते हैं, छोटा सा कंसेप्ट है,
बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है कि इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है। तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे देख सकते हैं कार मूव कर रहा है, तो देख सकते हैं इसका जो मोशन है वो किस तरह से है, वो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है ना। कभी इंक्रीज कर रहा है, कभी स्टैटिक रह रहा है, फिर कभी डिक्रीज हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। तो अगर हम लोग किसी भी इंस्टेंट पे हमें पता करना है कि अभी की स्पीड क्या है, मान लेते हैं इस पोजीशन में कार की स्पीड क्या है या कार की वेलोसिटी क्या है, उसको ही बेसिकली इंस्टेंटेनियस स्पीड या वेलोसिटी कहता है। जब भी हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, बाइक कर रहे हैं या फिर मोटरसाइकिल कुछ भी कर रहे हैं या कार कर रहे हैं, तो उसमें हमें जो हमारा स्पीडोमीटर होता है उसमें हमें पता चल जाता है कि स्पीड कितनी है ना। कार की या बाइक की स्पीड क्या है, वो क्या शो करता है, तो वो हमें इंस्टेंटेनियस स्पीड शो करता है कि उस पॉइंट पे, उस समय पे उसकी बाइक की या उस मोटरसाइकिल की स्पीड क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। तो किसी एक पर्टिकुलर टाइम में अगर हमें पता करना है तो उसी को मेनली इंस्टेंटेनियस स्पीड एंड वेलोसिटी कहते हैं साइमल्टेनियसली। ठीक है। फिर अब आ जाते हैं हम लोग, वेलोसिटी तो पढ़ लिया हम लोग ने। फिर वेलोसिटी के बाद जो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को क्या कहते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, विथ रेस्पेक्ट टू टाइम को हम लोग कहते हैं व्हाट? एक्सीलरेशन। ठीक है, इसको हम लोग एक्सीलरेशन कहते हैं। ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिमेन कांस्टेंट। क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन में क्या हो रहा है? कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। क्योंकि वहां उस केस में क्या हो रहा है? उस केस में हम लोग क्या ले रहे थे? u प्लस वी अपॉन टाइम हो रहा है। ठीक है, तो u और v जो है वो सेम ही है, तो कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो उस केस में क्या हो रहा है कि इट रिमेन, वेलोसिटी उस केस में क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी आर द सेम, क्योंकि यूनिफॉर्म मोशन है ना। यूनिफॉर्म मोशन मतलब इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग u कहते हैं और फाइनल वेलोसिटी वो दोनों ही सेम होता है, इसीलिए यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी जो है वो जीरो होता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है कि उस केस में इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी की वैल्यूज अलग होती है। ठीक है। तो उस केस में हम लोग बेसिकली हम लोग पढ़ते हैं एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन बेसिकली क्या होता है? तो एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। तो फॉर्मूला क्या है? मैथमेटिकल फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम टेकन। उस वेलोसिटी को चेंज करने में कितना टाइम लगा, ठीक है, उसी को ही मेनली एक्सेलरेशन कहते हैं। तो एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला देख सकते हैं, v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। ठीक है। और इसी से क्या होता है, हम लोग पहला जो इक्वेशन है, लॉ ऑफ मोशन, जो मोशन का पहला इक्वेशन है, उसको हम लोग निकालते हैं, दैट इज v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, है ना, इसी वाले से निकालते हैं। ये हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि ये जो मैथमेटिकल डिराइवेशन है, तीनों ही मोशन के इक्वेशंस को वो हम लोग देखेंगे। तो अब हमें बताइए कि इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? तो इसका ऐसा यूनिट होगा मीटर सेकेंड टू द पावर माइनस टू। कैसे होगा? क्योंकि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी हम लोग ने पढ़ा, वेलोसिटी का ऐसा यूनिट है मीटर पर सेकेंड। और अगेन नीचे में आ गया टाइम, तो ये क्या होगा? ये टाइम एस ऊपर चल जाएगा तो ये हो जाएगा ना मीटर पर सेकेंड माइनस टू हो जाएगा। ठीक है। तो ये आपने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़ा ही होगा, अगर नहीं पढ़े हैं तो मेरा वीडियो देख लीजिए, उसमें भी मैंने नंबर सिस्टम में सब कुछ डिस्कस किया है। फिर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, जैसे यूनिफॉर्म वेलोसिटी था इसी तरह से हम लोग पढ़ेंगे। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होता है? तो व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ, जनरली वो स्ट्रेट पाथ में मूव करता है। और जो वेलोसिटी चेंज या इंक्रीज हो रहा है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वैसे को हम लोग यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। और एग्जांपल, जैसे कि हम लोग कोई भी चीज को फ्री फॉल पे छोड़ देते हैं, मान लें आप ऊंची बिल्डिंग पे वहां से एक पत्थर को छोड़ रहे हैं, नीचे आ रहा है, तो वहां पर क्या हो रहा है? यूनिफॉर्म मोशन है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा है। ठीक है। और वहां पर वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज जो हो रहा है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ही कवर कर रहा है। ठीक है, इक्वल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो उसको हम लोग कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केस में क्या होता है कि वहां पर दो चीजें हैं कि वेलोसिटी चेंज जो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है वो अनइक्वल होता है।
ठीक है, वो अनइक्वल होता है और वेलोसिटी जो होता है वो स्ट्रेट लाइन के अलावा कोई भी पाथ में हो रहा है, तो उस केस में नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता है। जैसे कि इफ अ कार इज ट्रेवलिंग अलोंग अ स्ट्रेट रोड इंक्रीज इट्स स्पीड बाय अनइक्वल अमाउंट ऑफ इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम देन द कार इज सेड टू बी मूविंग विद नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट लाइन में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में भी एक्सेलरेशन जीरो हो सकता है। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे। तो आपको पता चल ही गया होगा कि जब वही चीज रिपीट हो रही है बार बार कि अनइक्वल अगर हम लोग अमाउंट होती है वेलोसिटी की विद इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, उसी को नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो एक्सेलरेशन क्या हो गया, स्केलर या वेक्टर, तो एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन पता चल रहा है, डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज सेम इफ द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग इन द डायरेक्शन, वैसे को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन यानी अगर जिस तरफ हम लोग वेलोसिटी दे रहे हैं अगर उसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है तो हम लोग उसको पॉजिटिव एक्सेलरेशन कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट साइड में है, वेलोसिटी दे रहे हैं एक तरफ में और एक्सेलरेशन दूसरे तरफ ऑपोजिट फोर्स में हो रहा है, तो उसको हम लोग नेगेटिव एक्सेलरेशन कहते हैं, या फिर डी एक्सेलरेशन या फिर रिटार्डेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो तीनों टर्म्स ही सेम ही चीज है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। ठीक है, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन बिकम्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द is velocity is decreasing in a direction। ठीक है, तो सच एक्सेलरेशन इज कॉल्ड अ नेगेटिव एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स लगभग हम लोग सब कुछ क्लियर कर चुके हैं, जिसमें हम लोग ने पहले तो पढ़ा डिस्टेंस के बारे में, फिर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ा, फिर स्पीड के बारे में पढ़ा, फिर एवरेज स्पीड वो सब पढ़े हम लोग ने, फिर वेलोसिटी पढ़ा, फिर वेलोसिटी में भी यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म ये सब पढ़े, फिर हम लोग एक्सेलरेशन भी पढ़ चुके हैं। ये बहुत बेसिक कंसेप्ट है और इसी से सारे न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। ठीक है, तो अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप फर्दर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो दोबारा से अगर देख लीजिएगा, अगर फिर भी नहीं समझ आएगा तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा, हम लोग इसको दोबारा से फिर से करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं पॉइंट, वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वन ऑफ द बेस्ट वे है किसी चीज को समझना। ठीक है, तो आप देखते होंगे क्रिकेट मैच में या कहीं पे भी कोई भी स्टैट्स हमें शो करना होता है तो हम लोग ग्राफिकली शो करते हैं, क्योंकि वो कम एरिया में कम टाइम में और बहुत अट्रैक्टिवली हम लोग किसी चीज को बहुत सिंपल वे में हम लोग उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन से आपको बहुत कुछ समझ आएगा, जिसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे वो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ठीक है, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ मतलब हम लोग बेसिकली पोजीशन और टाइम का पता चल रहा है। जैसे फर्स्ट केस में क्या हो रहा है, जब व्हेन द ग्राफ, पहला जो केस है ये वाला ग्राफ जो है, व्हेन ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी यानी वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मतलब क्या हुआ कि वो उसका डिस्टेंस जो है वो स्टैटिक हो चुका है। ठीक है, विद द इंक्रीज ऑफ टाइम देर इज नो इंक्रीज इन डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, विद द इंक्रीज in time taken there is no increase in distance covered, है ना। इसी को ही हम लोग कहते हैं, इसी को ही हम लोग कहते हैं ऑब्जेक्ट इज स्टेशनरी और ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये पहला केस होता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है, तो ग्राफ जो होगा, ये जो एक्सिस है वो पैरेलल हो जाएगा टाइम का। ठीक है, और टाइम जो होता है वो हमेशा ही, ये वाला एक्सिस आपको पता है, दिस इज एक्स एक्सिस, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने पढ़ा होगा एक्स एंड वाई एक्सिस के बारे में। तो टाइम जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो हमेशा ही एक्स एक्सिस पे ही लाई करता है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है वो ही वाई एक्सिस पे लाई करता है। तो पहला केस तो आपको समझ आ गया, जिसमें डिस्टेंस एंड टाइम ऑफ ग्राफ का हम लोग पढ़े कि व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट स्टेशनरी यानी रेस्ट पोजीशन पे होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा पढ़ेंगे कि जब यूनिफॉर्म मोशन में होता है, तो यूनिफॉर्म मोशन के केस में क्या होता है, वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन के केस में होता है
व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विथ यूनिफॉर्म व्हाट स्पीड, क्योंकि इस ग्राफ से हम लोग क्या करें, डिस्टेंस और टाइम को प्लॉट कर रहे हैं। तो डिस्टेंस और टाइम को अगर हम लोग प्लॉट करेंगे, डिस्टेंस और टाइम को प्लॉट करेंगे तो हमें स्पीड मिलेगा ना। तो इस ग्राफ का जो स्लोप होता है, ठीक है, इस ग्राफ के स्लोप से हमें स्पीड मिलेगा। ठीक है, इस ग्राफ के स्लोप से हमें स्पीड मिलेगा। तो वो भी हम लोग देख सकते हैं कि इसका स्लोप देख सकते हैं, स्ट्रेट लाइन है ना। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। तो हमें अगर इसका हमें निकालना है, ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये पॉइंट है, बी पॉइंट है। ठीक है, तो एक हम लोग ऐसा पैरेलल ड्रॉ करेंगे जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो। तो हम लोग इसको यहाँ पर पैरेलल करेंगे, और एक एक्सिस हम लोग ऐसा ड्रॉ करेंगे जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हो। तो यहाँ से करेंगे, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट मीट होगा, इस दोनों पॉइंट जो मीट होगा उसको हम लोग सी पॉइंट कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देख सकते हैं ए पॉइंट को हम लोग लिख सकते हैं, ए पॉइंट को हम लोग T1 पॉइंट लिख सकते हैं, एंड बी पॉइंट सी पॉइंट को हम लोग T2 पॉइंट लिख सकते हैं। एंड सिमिलरली हम लोग ए को हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि ये हो गया S1 डिस्टेंस फंक्स, और बी को लिख सकते हैं S2। ठीक है, S2 ये तो लिख सकते हैं। तो स्पीड क्या हो गया, स्पीड क्या होगा, तो टोटल डिस्टेंस क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस इज S2 माइनस S1, और टाइम टेकन क्या होगा, T2 माइनस T1। तो इससे हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो यही हम लोग का स्लोप निकलेगा। ठीक है, इसी तरह से हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। तो ये आप मैथ्स में भी पढ़ेंगे ये सब चीजें। तो इस केस में यूनिफॉर्म मोशन में देख सकते हैं कि जो मोशन है उस वो स्ट्रेट लाइन में वो इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो कुछ मोशन इस तरह से भी हो सकता है। ठीक है, देख सकते हैं, जो कि नॉन यूनिफॉर्म के मोशन होता है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में कोई पर्टिकुलर शेप नहीं होता है। ठीक है, अलग अलग शेप हो सकते हैं, क्योंकि जो स्पीड है वो अनइक्वल है ना। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल है। ठीक है, फिर और एक हम लोग पढ़ते हैं, वो होता है, मान लीजिए ये एक हमारा ग्राफ है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये भी देख सकते हैं कि कुछ ग्राफ का शेप जो होता है इस तरह से भी होता है, जे के शेप में होता है, जे के शेप में, जो इंग्लिश अल्फाबेट जे है उस शेप में भी होता है। तो ये क्या शो करता है, तो ये शो करता है एक्सिलरेटेड मोशन। ठीक है, तो ये हमें शो करता है, एक्सिलरेटेड मोशन शो करता है। ठीक है, और इसमें जो स्लोप ऑफ द ग्राफ है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, टाइम के रिस्पेक्ट में वो हमेशा इंक्रीज ही हो रहा है। तो स्लोप ऑफ द ग्राफ जो है वो इंक्रीज विद द टाइम हो रहा है। लेकिन देख सकते हैं जो नॉन यूनिफॉर्म मोशन है उसमें स्लोप निकालना बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन में नहीं है। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है आप हायर क्लासेस के फिजिक्स में पढ़ेंगे, अभी उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ के बारे में। अब सेकंड हम लोग पढ़ लेंगे, वो है हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या निकलता है, तो वेलोसिटी अपॉन टाइम हम लोग को क्या निकलता है, एक्सीलरेशन। तो इसके स्लोप से हम लोग बेसिकली एक्सीलरेशन को स्टडी करते हैं। तो पहला केस, इसमें भी तीन केस तो नॉर्मली होता ही है, कि जब कांस्टेंट वेलोसिटी वाला केस, ठीक है, तो जो वेलोसिटी को हम लोग टाइम में प्लॉट करते हैं तो कांस्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, इस केस में जीरो होता है। ठीक है, तो व्हेन अ बॉडी मूव्स विद ए यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है, तो इस केस में ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हो जाता है। द स्लोप इंडिकेट व्हाट, तो इसमें क्या है, ये स्लोप जो है ये हो जाता है जीरो एक्सीलरेशन। इसमें जो है स्लोप जो है वो जीरो एक्सेलरेशन। सेकंड जो है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इस केस में क्या हो रहा है कि व्हेन अ बॉडी स्टार्ट्स फ्रॉम द रेस्ट एंड मूव्स विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है और यूनिफॉर्मली मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। तो इससे क्या हो रहा है, तो इससे इसका भी हम लोग आराम से स्लोप निकाल सकते हैं। ठीक है, इसी का भी हम लोग आराम से स्लोप निकाल सकते हैं। इसी तरह से क्या होता है, एक और भी ग्राफ बनता है। मान लीजिए ये रेस्ट पोजीशन से स्टार्ट हो रहा है, अगर यहाँ से एक स्ट्रेट लाइन बनता है तो उसको उस केस में क्या कहेंगे कि इनिशियल पोजीशन जो है, जो रेस्ट, वो रेस्ट से स्टार्ट नहीं हो रहा है, कि व्हेन अ बॉडी इज मूविंग विद a यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज नॉट जीरो। इस केस में क्या हो रहा था, इस ग्राफ में
वन ग्राफ और ये 2 कर देते हैं। तो वन ग्राफ में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 है, लेकिन इस केस में इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है। तो ये भी देखना है, ये भी दोनों ही ग्राफ एक्सीलरेटेड मोशन है, लेकिन फर्स्ट केस में क्या है, तो हमारा जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है क्योंकि ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन इस केस में क्या हो रहा है, ये थोड़े ऊपर से स्टार्ट हो रहे थे, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं होगी। ठीक है, फिर तीसरा जो है वो है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो अगेन इसमें शेप जो है वैरी करता है। ठीक है, उसमें शेप जो है अलग अलग वैरी कर सकता है। ठीक है, फिर और एक हम लोग ग्राफ देख के हम बता देते हैं। ठीक है, तो इसमें भी अगर हम लोग ऐसे अगर कुछ जे शेप का ग्राफ होता है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ, ये डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ नहीं है, वेलोसिटी एंड टाइम ग्राफ। तो ये कैसे करता है, तो व्हेन अ ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, ठीक है, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन ये शो कर रहा है, और स्लोप क्या है, इंक्रीजेस विद द टाइम, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वो इंक्रीज कर रहा है। तो सिमिलरली इसका भी एक उल्टा ऑप्शन हो सकता है, वेलोसिटी एंड टाइम। तो ऐसा भी हो सकता है केस। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है कि व्हेन एन बॉडी इज मूविंग विथ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसमें एक्सेलरेशन जो है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी रिटार्डेशन हो रहा है, डी एक्सेलरेशन हो रहा है इस केस में। इसमें क्या हो रहा था, एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इसमें हो रहा है रिटार्डेशन हो रहा है। ठीक है, तो स्लोप डिक्रीजेस विद द टाइम, इसमें स्लोप जो है वो डिक्रीज कर रहा है विद द टाइम। ठीक है, तो ये सारे हम लोग ग्राफ हम लोग कवर कर चुके हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे, तो ग्राफ्स को समझना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और जो हम लोग इसके बाद जो सेकंड वीडियो लाएंगे, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में हम लोग बस इतना ही कंटिन्यू करने वाले थे, सेकंड पार्ट में हम लोग जो इक्वेशंस है वो किस तरह से आए हैं, डिराइवेशन, फिर सर्कुलर मोशंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, और हो सकता है तो हम लोग कुछ उसमें न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, लेकिन एक थर्ड पार्ट भी आएगा जिसमें हम लोग बेसिकली क्वेश्चन आंसर्स न्यूमेरिकल से डिस्कस करेंगे। तो उन दोनों पार्ट्स को भी देखिएगा, जो सारे लिंक्स है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कोई डाउट हो, सजेशंस हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, जय हिंद।